बहुत बड़े और बहुत सक्सेसफुल लोगों ने सिर्फ एक विचार से शुरुआत करी थी, सिर्फ एक विचार से शुरुआत करी थी कि मेरे जैसे दिखने वाले महान लोगों ने जैसे सफलता प्राप्त की है वैसे मैं भी सफलता प्राप्त कर सकता हूँ, जैसे सफलता प्राप्त करी है वैसे मैं भी सफलता प्राप्त कर सकता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रदीप और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल से एक कदम सफलता की ओर, जो आपको ले जाएगा आपकी मंजिल की ओर। आज हम लोग तीसरा मैराथन करने वाले हैं। मैंने इससे पहले 2 आपको मैराथन दे दिए हैं। अगर वो आपको मैराथन पसंद आए हैं तो प्लीज़ उसमें कमेंट ज़रूर करिए, और अगर पसंद नहीं आए हैं तो भी कमेंट करिए और अपना प्यार ज़रूर दीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, मैंने दोनों मैराथन के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक डाल दिए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। कल उसका पेपर लगा हुआ है, आप आसानी से उसको पढ़ते रहिए, उसको 2-3 बार रिवाइज़ कर लीजिएगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि उसके बाहर से आपके कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे। सारा का सारा क्वेश्चन वहीं से आएगा, सारा का सारा टॉपिक उन्हीं मैराथन से ही होगा। और जो मैं आज आपको लास्ट मैराथन दे रहा हूँ उसमें भी सारे के सारे टॉपिक क्लियर होंगे। तो हम लोग सीधे सिंपल तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो मैराथन में स्टार्ट करने से पहले आप ये समझ लीजिए कि आपका लास्ट सिलेबस क्या है। उसमें है आपका सिलेबस, मैं पढ़ लेता हूँ थोड़ा सा क्या सिलेबस है आपका। प्राथमिक एवं द्वितीयक सेल दिया हुआ है। तो प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल क्या होते हैं, इसमें सेल का बेसिक इंट्रोडक्शन आएगा कि सेल कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, क्या होते हैं। तो सेल प्राथमिक और द्वितीयक 2 टाइप के सेल होते हैं। सेल का काम क्या होता है, जो केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, बताइए। केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उन्हें हम कहते हैं केमिकल सेल्स। ठीक है, तो ये जो सेल हो गए, इन सेल की वजह से हमारा जीवन बहुत अच्छा हो चुका है, ये आपको पता है। सेल तो सेल होता है, आप समझ सकते होंगे कितना अच्छा जीवन हो चुका है। ठीक है, तो सेल 2 टाइप के होते हैं। पहला सेल जो चार्ज किया जा सकता है, दूसरा सेल जो चार्ज नहीं किया जा सकता है। तो चार्ज ना किए जाने वाले सेल की खोज पहले हुई थी और चार्ज किए जाने वाले सेल की खोज बाद में हुई थी। जो चार्ज किए जाते हैं उन्हें हम बैटरी कहते हैं। बैटरी में लेड और लेड ऑक्साइड के कैथोड और एनोड होते हैं। ये आपको केमिस्ट्री में बहुत बार पूछा गया है और केमिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चन भी पिछली बार आए थे जो सेल से थे। 6 क्वेश्चन आई थिंक आए थे 2016 के एग्जाम में। प्राथमिक सेल कौन से होते हैं, लेक्लांसी सेल हो गया, गैलेनी सेल हो गया और आपका वोल्टाइक सेल हो गया। ये सभी सेल कैसे सेल हैं, ये सभी सेल आपके जो हैं वो सभी प्राथमिक सेल हैं। ये आपका सेल का बेसिक स्ट्रक्चर है। आप सेल के अंदर एक्चुअल में जो पोटेंशियल होता है वो पोटेंशियल एक्चुअल में क्या होता है, तो पोटेंशियल भी होता है और उसमें एक ईएमएफ भी होता है। ठीक है, ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो क्या करता है, सेल के अंदर उपस्थित जो चार्ज होता है उसे उसमें घुमाने के लिए आवश्यक होता है। मैं सेल का चित्र बनाता हूँ आपके लिए। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेल। तो सेल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये हमारा एक सेल हो गया। सेल नहीं, मैं आपके लिए बैटरी बना रहा हूँ बढ़िया सी, है ना, इससे आप अपनी खुद को चार्ज कर सके थोड़ा सा। ये बैटरी हो गई, ये इसका हो गया कैथोड। एनोड ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं आपके हिसाब से, कुछ भी है। ठीक है, तो हमने एक ले लिया कैथोड, ये हो गया हमारा कैथोड, ये हो गया हमारा एनोड। एनोड हमेशा नेगेटिव होता है, कैथोड हमेशा पॉजिटिव होता है। बट आपको ये याद रखना है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसमें कैथोड नेगेटिव होता है और एनोड पॉजिटिव होता है। ठीक है, कैथोड कौन कौन से होते हैं, जिंक का कैथोड मैक्सिमम होता है, बनाया जाता है। ठीक है, लेक्लांसी सेल हो गया, वोल्टाइक सेल हो गया, गैलेनी सेल हो गया, इन सभी में जो एनोड होता है वो क्या होता है, आपका जिंक का होता है। ठीक है, ये हमारा एक सेल हो गया। इस सेल के अंदर लिक्विड है, कौन सा, H2SO4 मान लीजिए इसके अंदर भरा हुआ है, और वो H2SO4 क्या कर रहा है, चार्ज आयंस है इसके अंदर। ठीक है, ये मान लीजिए आयंस है। तो इसके अंदर जो यहाँ पर ये दिया है, ये टर्मिनल है, टर्मिनल T1 T2 दिए हुए हैं। इन टर्मिनल के पास में एक पोटेंशियल होगा, उस पोटेंशियल का नाम है टर्मिनल पोटेंशियल। और यहाँ से इसके ऊपर एक हम लगाएंगे एक्स्ट्रा मतलब लोड मतलब रेजिस्टेंस लगा देंगे R। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ से आपको ये भी याद रखना है कि प्लस और माइनस का खेल भी याद रखना है आपको। ये हो गया प्लस हमारा, ये हो गया माइनस। अब सपोज कर लीजिए या याद रखिए, आप किसी भी सेल में, एक सेल है, किसी भी सेल में करंट का फ्लो सेल के ऊपरी भाग में प्लस से माइनस की ओर होता है, प्लस से माइनस की ओर होता है, और सेल के अंदर माइनस से प्लस की ओर होता है। ठीक है, ये आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। दूसरा, इलेक्ट्रॉन या चार्ज का फ्लो सेल के बाहर किधर होता है, सेल के बाहर माइनस से प्लस की ओर होता है और सेल के अंदर प्लस से माइनस की ओर होता है। ये आपको याद रखना है चार्ज का फ्लो। ठीक है, तो हमने मान लिया यहाँ पर चार्ज दिया हुआ है। अब इस चार्ज के बराबर यहाँ पर हो जाएगा EMF E इज इक्वल हो जाएगा V प्लस IR।
अब ये स्मॉल आर जो है, ये स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर इसकी रेजिस्टेंस है, किसकी, इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस किस किस पर डिपेंड करता है, तो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर डिपेंड करता है। ठीक है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक में, R इज इक्वल रो एल बाई ए। यहाँ पर ये जो कैपिटल R है, इस R को अगर हम माइनस छोटा वाला भैया R ले लें तो क्या होगा, छोटा वाला R ले लिया हमने, अगर हम L को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी को बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ए क्षेत्रफल, इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल को बढ़ा देंगे तो छोटा वाला जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, अब ये सांद्रता, अगर हम सांद्रता बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ये आपको तीन चीज़ें याद रखनी है। और किसी भी आदर्श बैटरी का जो आदर्श रेजिस्टेंस होता है, जो आदर्श बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है। ये आपको याद रखना है, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। E इज इक्वल वी प्लस आई आर। अब यहाँ से जो सेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो कितना होता है, E बराबर W बाई क्यू। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यहाँ पे W क्या है, इस चार्ज को यहाँ से पूरे सर्किट में घुमाने के लिए आवश्यक ऊर्जा W है, Q चार्ज है, पर यूनिट चार्ज को पूरे सर्किट में घुमाने के लिए इस्तेमाल होने वाली ऊर्जा को कहते हैं। तो W की जो यूनिट है वो क्या होती है, जूल होती है, और Q का क्या है, कूलाम होता है। ठीक है, दोनों का यूनिट हो गया। R इज इक्वल रो एल बाई ए, ये आपका बेसिक फॉर्मूला है। ये V बराबर है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस, यहाँ से करंट फ्लो होगी तो यहाँ से ये हो जाएगा E बराबर आई आर प्लस आर, V बराबर आई आर होता है। ठीक है, यहाँ R की जगह पर आपको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी दे देंगे तो उसको भी आपको समझ के याद रखना है कैसे क्या होगा। ठीक है, R प्लस आर। तो कुछ फॉर्मूले भी आप याद रखिए जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो V बराबर होता है आई आर, इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा E बाई वी बराबर I से I कैंसिल 1 प्लस स्मॉल r बाई कैपिटल R। ठीक है, अभी ये जब इस सेल हम आगे पढ़ेंगे, जब पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे, मीटर ब्रिज पढ़ेंगे, तब उसके आगे जो ये चीज़ें होंगी वो आपके लिए काम आएगा। ठीक है, ये सेल का इंट्रोडक्शन हो गया। सेल में आपके लिए एक ये भी बेसिक सा क्वेश्चन आ सकता है, वैसे तो उम्मीद नहीं है आने की, फिर भी आप समझ लीजिए फिर भी एक बार। इसमें से यहाँ से I निकालना आ सकता है आपके लिए, R आ सकता है, V आ सकता है, आई आर स्मॉल r आ सकता है। कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल तरीके से ऐसे क्वेश्चन दिया होगा कि अगर, पहले समझ लीजिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो 2013 में आया था कि अगर बैटरी को लघुपतित कर दिया जाए, मतलब शॉर्ट कर दिया जाए, तो उसमें बहने वाली करंट कितनी, 0। अगर हम सर्किट को कंप्लीट ही नहीं करेंगे तो करंट फ्लो ही नहीं होगी। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना बहुत आसान तरीके से, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और दूसरा, स्मॉल r की वैल्यू कितनी हो आदर्श बैटरी के लिए। आदर्श बैटरी के लिए जो है आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, फिर सॉरी, अगर हम जो है वोल्टेज, यहाँ पे जो टर्मिनल वोल्टेज है वो क्या E के इक्वल होता है। E के इक्वल कब हो सकता है, अगर हम R की वैल्यू 0 कर दें। ठीक है, ये भी कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, आप समझ लीजिए इसके बारे में। अब इसके आगे इसमें दिया हुआ है सेल का संयोजन। सेल का संयोजन आपके सिलेबस में नहीं है, बस 2-3 बातें बता रहा हूँ आपके लिए, वो काम की थोड़ी सी। जैसे कि अगर सेल जो है आपका श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, अगर सेल आपका श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो नेट ईएमएफ कितना। दूसरा, अगर बहुत सारे सेल या n सेल पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो नेट ईएमएफ कितना। 2 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर पैरेलल में जुड़ा हुआ है तो पोटेंशियल कितना होता है, बराबर होता है। वैसे ही अगर सीरीज में जुड़ा हुआ है तो क्या होता है, वोल्टेज V इज इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3, ये होता है ना। तो इसके लिए आप याद रखिए इन सीरीज E कितना होता है, सीरीज में जो नेट ईएमएफ होता है वो नेट ईएमएफ होता है, यहाँ लिख लीजिए n इंटू E सीरीज में। ठीक है, नेट ईएमएफ। और पैरेलल में कितना होता है, पैरेलल में जितने वोल्ट की बैटरी होगी उतना ही होगा। मतलब जैसे कि 5 वोल्ट की 5 बैटरियाँ, 1 वोल्ट की 5 बैटरियाँ सीरीज में जोड़ी गई तो नेट ईएमएफ कितना, 5। और अगर 1 वोल्ट की 10 बैटरियाँ पैरेलल जोड़ी गई तो नेट ईएमएफ कितना, 1। बस ये क्वेश्चन आप याद रखिए, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। आगे आपके सिलेबस में दिया हुआ है, अकबर बता दिया मैंने, धाराएं, इलेक्ट्रॉनिक धाराएं। ठीक है, और कौन सी धारा है,
चालन धाराएं। तो किसी भी मेटल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन चलते हैं किसी भी मेटल के अंदर, तो उसमें जो करंट बनती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, उस करंट को हम चालन धारा कहते हैं। पर हमें डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं, क्योंकि एग्जाम में डेफिनेशन बहुत कम आने वाली है, ठीक है। उसमें क्वेश्चंस आएंगे, कुछ बेसिक फैक्ट्स आएंगे, उन फैक्ट्स को समझना है। तो हम उसके बाद से चलते हैं आपके लिए अनुगमन वेग पे। अनुगमन वेग से ही मैं आपको करंट बता दूंगा, और उसी करंट से मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके जो जितने फॉर्मूले सब क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको एक बेसिक फॉर्मूला याद रखना है, Q = IT। ये तो आपने बहुत पहले बचपन में पढ़ा होगा, 10,000 साल पहले या 20,000 साल पहले आपने पढ़ा होगा Q = IT। तो यहाँ पर I जो है कैसी क्वांटिटी है, पहले यहाँ समझ लीजिए। E कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। दोनों स्केलर क्वांटिटी। टाइम कैसी क्वांटिटी, स्केलर। Q कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी, स्केलर। ये सब आपको याद रखना है। तो एक इसमें से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ये आता है कि एक कूलाम आवेश में कितनी धारा प्रवाहित होती है, तो 6.25 10⁻18। 6.25 10⁻18 मतलब 6.25 10⁻18, ठीक है, इतनी धारा प्रवाहित होती है। तो ये इतना हो गया हमारा। अब Q = IT हो गया, Q = NE होता है। एक क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है कि अगर किसी परमाणु पे जो है प्लस का आवेश है, तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिक होगी या कमिकता होगी, मतलब अधिकता होगी या कमी होगी, ये भी आपको याद रखना है। तो अगर किसी भी चालक के पास में परमाणु पर धनायन है, तो इसका मतलब ये है कि उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। तो ये आप याद रखिए। अब हम लोग चलते हैं अनुगमन वेग पर। किसी भी मेटल के पास में जो है क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये हमारी मेटल हो गई, मान लीजिए एक। इस मेटल के पास में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन इधर टहल रहे हैं, कुछ इधर घूम रहे हैं, कुछ इधर घूम रहे हैं, कुछ इधर घूम रहे हैं, कुछ ऐसे घूम रहे हैं, कुछ वैसे घूम रहे हैं, हर जगह घूम रहे हैं, ठीक है। जैसे ही हम यहाँ पर एक एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल फील्ड, तो इसका पहले फॉर्मूला देख लीजिए। VD = U + AT। T हम यहाँ पर लेते हैं टाउ मतलब रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन के दो क्रमागत टक्करों के बीच का जो टाइम होता है, उस टाइम को हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम से आपसे डिफिनेशन पूछा जाएगा कि दो क्रमागत टक्करों के बीच में जो समय होता है, उस समय किस पर निर्भर करता है, तापमान पर निर्भर करता है। अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये भी याद रखिए, मतलब घट जाएगा, सॉरी। रिलैक्स का मतलब क्या होता है, रुकना, रुके हुए। अगर हमें टेम्परेचर इंक्रीज जल्दी होने लगेंगे, ठीक है, तो टाइम घट जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इतना हो गया। हमने यहाँ पर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी, मतलब ये प्लस हो गया, ये हो गया माइनस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन हो गई ये, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई ये। और ये सभी कैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इधर मुड़ेंगे तो इनकी डायरेक्शन हो जाएगी इधर की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और VD एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्लॉकवाइज लगी है तो VD एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये आप याद रखिए। अपोजिट डायरेक्शन आपको याद रखनी है। तो ये हो जाएगा हमारा F = QE। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। QE बराबर मतलब Q = NE ले लीजिए, E हो जाएगा, और F बराबर हो जाएगा MA। A की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी कितनी, E/M, ठीक है। ये वाला A की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो हमारे पास VD की वैल्यू आ जाएगी। VD बराबर हो जाएगा हमारा, यहाँ मैं इसलिए आपको पूरा बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चंस बनते हैं, यहाँ से न्यूमेरिकल्स बनेंगे। तो अगर आपको मैं सीधे से बता दूंगा कि VD ये इतना होता तो आप यहाँ से भूल जाएंगे, इसलिए मैं आपको पूरा फॉर्मूला बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा E/M और टाउ। अब E बराबर होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट dV/dx। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा E नहीं, यहाँ पर V हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा V τ/ml, ये हमारा हो जाएगा VD। अब Q बराबर इतना होता है, ठीक है। अब जो चालन धाराएं हैं, उस चालन धाराओं के अकॉर्डिंग I बराबर होता है NEA/VD, ठीक है। इस VD की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो आपको दो फॉर्मूले ये याद रखने हैं, एक फॉर्मूला ये याद रखना है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपको याद रखना है, ठीक है। NEVD होता है I/A, ये आपका होता है J, होता है धारा घनत्व। तो ये है आपका अनुगमन वेग और धारा में संबंध। यहाँ पर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो धारा का क्या होगा, धारा बढ़ जाएगी, ठीक है। ये आपके लिए बेसिक सा क्वेश्चन है, ये भी धारा घनत्व है। अब एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछता है मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होती है, तो E और VD का रेशियो, E/VD,
ठीक है। ई बाई वी डी का जो रेशियो होता है उसे हम कहते हैं मोबिलिटी। मोबिलिटी मतलब गतिशीलता। गतिशीलता क्या होती है? तो गतिशीलता होती है वी डी बाई ई। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये 2003 या 8 या 9 में क्वेश्चन आया था, वी डी अपॉन ई मोबिलिटी, शायद यही फॉर्मूला होता है, नहीं ये होता है ई बाई वी डी, ये होता है मोबिलिटी। आप चेक कर लीजिएगा एक बार, उसे फॉर्मूला यही होता है ना, दो में से कोई एक फॉर्मूला होता है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ इसलिए यहाँ पे। ओके, इतना हो गया। तो यहाँ पर ये आपका हो गया मोबिलिटी। अब आपका आता है इंपॉर्टेंट ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ अगर हम दोनों को बराबर कर देंगे तो ओम्स लॉ आ जाएगा, पर ओम्स लॉ की हमें जरूरत है नहीं। वी बराबर आपने आई आर पढ़ा है, आर बराबर आपने रो एल बाई ए पढ़ा है, आर बराबर रो एल बाई ए पढ़ा है। बट रो की वैल्यू कितनी होती है? तो रो एक यहाँ पर क्या है, प्रतिरोधकता है, ठीक है। चालकता कितनी होती है? चालकता हो जाती है 1 बाई रो, ठीक है, 1 बाई रो चालकता होती है। इस प्रतिरोधकता का मात्रक कितना होता है? तो देखिए इसका मात्रक होता है ओम मीटर। ओम मीटर, ओम मीटर, ओम मीटर याद रखना है आपको, ठीक है। ये तरह हो गया। V बराबर आई आर आपका ये हो गया ओम्स लॉ, ये हो गया विशिष्ट प्रतिरोध, ये हो गई चालकता, विशिष्ट चालकता, ठीक है, विशिष्ट चालकता। यहाँ से क्वेश्चन कैसा बनेगा? इस वाले क्वेश्चन से बनेगा कि अगर लंबाई को 2 गुना कर दे तो लंबाई को 2 गुना कर दे तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक चालक का प्रतिरोध 20 ओम है और उस चालक की लंबाई को हमने डबल कर दिया, उस चालक की लंबाई को हमने डबल कर दिया, तो नेट उस पर लगने वाला कितना प्रतिरोध हो जाएगा? तो अगर 20 था हमने डबल किया 40, वो डबल 4 मतलब 80 हो जाएगा, ठीक है, 20 4 80 हो जाएगा। ओके, इतना हो गया। ये आपका ओम का नियम है। ओम के नियम में से एक क्वेश्चन ये बनेगा कि वी श्रेणी और सीरीज में आ रही है, हम बताता हूँ सीरीज और श्रेणी में। तो सीरीज है, हो गया ये आपका 1 2 3, ये हो गया सीरीज, ठीक है, सीरीज। R इज इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3, ये सीरीज का हो गया क्वेश्चन एक। अब ऐसे ही सीरीज में आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, इतना हल्का पूछ सकता है, हालांकि बहुत सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं, बट आपको ये याद रखना यहाँ से पूछेगा, यहाँ से ये पूछेगा कि यहाँ पर करंट की वैल्यू अगर 2 एम्पियर है, यहाँ पर 2 एम्पियर है, तो इस वाले रेजिस्टेंस पर करंट की वैल्यू कितनी? तो यहाँ पर भी 2 एम्पियर रहेगा, ठीक है। और सभी सीरीज में लगे हुए सभी रेजिस्टेंस का वोल्टेज चेंज रहता है, आपको ये याद रखना है अच्छी तरह से, ठीक है, आप ये भी याद रखिए। फिर यहाँ पे आ जाइए सीरीज में, पैरेलल में आ जाइए, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अगर यहाँ पर 10 वोल्ट का हमने पोटेंशियल लगाया है, 10 वोल्ट का है पोटेंशियल लगाया, तो यहाँ भी 10 वोल्ट होगा, यहाँ भी 10 वोल्ट होगा, यहाँ भी 10 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा कि अगर हम किसी भी समांतर श्रेणी में 10 वोल्ट का वोल्टेज लगाते हैं तो R1 में कितना वोल्टेज होगा? 10 वोल्ट, R2 में कितना? 10 वोल्ट, पर करंट सबकी अलग अलग हो जाएगी। तो यहाँ से फॉर्मूला जो हमारा बनेगा 1 बाई आर इज इक्वल 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये आपको भी याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे, आप ये समझ लीजिए अच्छी तरह से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितनी मैंने क्लासेस आपको 3 मैराथन दी है, इन 3 मैराथन से आप लिख रख लीजिए, कम से कम 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन, ठीक है। ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस का वो, और इतना हो गया। अब आगे आपका है अनुगमन वेग हो गया, विश्रांत माध्य मुक्त पथ। माध्य मुक्त पथ क्या होता है? वो माध्य मुक्त पथ यहाँ पे समझ लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, जो पथ है, वही उसका माध्य मुक्त पथ है। हालांकि माध्य मुक्त पथ से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि माध्य मुक्त पथ के लिए जो दूरी होती है उसका फॉर्मूला बताइए। चलिए आप, तो फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल 1/√2 पाई ए स्क्वायर एन, ठीक है, पाई ए स्क्वायर एन। ये 2 बार आपसे पूछा गया है, एक बार 2003 में, एक बार 2004 में, ठीक है। हाँ, 2003 में ऐसे पूछा गया, पर पूछा गया है आपसे क्वेश्चन कि लैम्डा जो है कि वो इसमें ऐसे दिया, पर जो आपकी बुक है जो जिसमें 10 साल के क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसमें जो है डिस्टेंस का फॉर्मूला अलग अलग दिया हुआ है। यहाँ पे जो हमने ए लिखा है उसमें उन्होंने दिया है लैम्डा प्रोपोर्शनल टू √d, इसको भी आपको याद रखना है, हालांकि ये गलत है, ये सही है आपका, ठीक है। इतना हो गया, माध्य मुक्त पथ हो गया।
शांति काल हो गया, मतलब रिलैक्सेशन टाइम हो गया, इतना हो गया आपका, ये सभी हो गए लगभग। अब आपका आगे दिया हुआ है ओम का नियम, मैंने बताया, श्रेणी समांतर क्रम बता दिया, धारा और विभवांतर का मापन। धारा और विभवांतर का मापन किससे करते हैं? तो वोल्ट मीटर से करते हैं। धारा का मापन गैलन मीटर से करते हैं, ठीक है। धारा मापी से भी करते हैं, अगर ऑप्शन में धारा मापी दिया है तो धारा मापी से करेंगे, अगर हमें बहुत सटीक वैल्यू चाहिए तो गैल्वेमीटर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना, गैल्वेमीटर का इस्तेमाल करेंगे। अब इसके आगे दिया हुआ है आपका आमीटर में वोल्ट मीटर में परिवर्तन। तो आमीटर और वोल्ट मीटर में परिवर्तन आपको याद रखना है। यहाँ से एक न्यूमेरिकल आपका आएगा कि संट और परिसर, मतलब संट और परिसर की वैल्यू बताइए, ठीक है। संट और परिसर की वैल्यू कितनी होती है? संट और परिसर दोनों ही प्रतिरोध होते हैं, और दोनों की वैल्यू, संट की वैल्यू कैसी होती है? मिनिमम होती है, और प्रतिरोध की वैल्यू मैक्सिमम होती है। ये परिसर जो है वो मैक्सिमम वैल्यू का होता है, संट मिनिमम वैल्यू का होता है, और ये दोनों ही गैल्वेमीटर के साथ में ऐड किए जाते हैं जिससे उसकी वैल्यू प्राप्त की जा सके। मैं आपके लिए चित्र बनाता हूँ। हमने ले लिया एक गैल्वेमीटर, ये हो गया गैल्वेमीटर जी, ये जी इसका रेजिस्टेंस है। अब इसमें हमने एक करंट सप्लाई करी, और सप्लाई करने के लिए हमने यहाँ पर एक शॉर्टकट लगा दिया, वो शॉर्टकट है ये शॉर्ट है एस, और इसको हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, ये हो गया हमारा सर्किट कंप्लीट, ठीक है। ये जी हो गया। यहाँ पे हमें आई धारा मिल रही थी, यहाँ पर आई जी जा रही है, और यहाँ पर आई माइनस आई जी जाएगी, ठीक है, आई माइनस आई जी जाएगी। तो यहाँ से मतलब क्या है? तो आई जी इंटू जी बराबर आई माइनस आई जी इंटू एस, ये हमारा हो गया इतना, ठीक है। इसी फॉर्मूले से सारे के सारे आपके सवाल लग जाएंगे, चाहे कैसा भी सवाल क्यों ना हो। आपको क्वेश्चन ऐसे देगा कि 2% या 0.2% की धारा किसी भी गैल्वेमीटर में जा रही है, इसका मतलब ये है 2% का मतलब ये है, 0.2% का मतलब ये है 2/100, मतलब आई की वैल्यू इतनी है, और आई जी इतना है आपका, ठीक है। तो ये हो गया आपका गैल्वेमीटर। इसमें रेजिस्टेंस, संट क्या होता है? मिनिमम रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। जब हम संट लगाएंगे, जब हम धारा को मापेंगे, तब धारा मापी में इसको हम लगाएंगे सीरीज में, ठीक है। संट को गैल्वेमीटर के साथ में पैरेलल लगाएंगे, और इस पूरे सिस्टम को सर्किट के साथ में लगाएंगे श्रेणी क्रम में, ठीक है। इस पूरे सिस्टम को क्वेश्चन कैसे आएगा? 2 क्वेश्चन आएंगे। पहले आप उसको भी पढ़ लीजिए, फिर मैं बताता हूँ कैसे लगेगा। ये इतना हो गया आपका। दूसरा आपका यहाँ बताता हूँ मैं। तो ये हमारा हो गया गैल्वेमीटर, ये हो गया हमारा परिसर मतलब रेंज, ये, और यहाँ से एक करंट आ रही है आई जी, ठीक है। और ये हमारा है एक वोल्टेज है, वोल्ट मीटर। ये हो गया हमारा रेंज मतलब परिसर, ये हमारा है संट, ये हमारा है रेंज, यहाँ पे जा रहा है आई जी, ये हो गया वी। तो वी बराबर हो जाएगा आई जी इंटू जी प्लस आर, ठीक है। अच्छा, ये हम लगाते क्यों है कि हमारा गैल्वेमीटर जले ना, ठीक है। इतना हो गया ना, तो आई जी इंटू जी प्लस आर हो गया। आप समझिए, इसको हमने सर्किट के साथ में लगाया है पैरेलल। देखिए ये यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा हुआ है, इसको हमने ऐसे लगा दिया, तो ये पैरेलल लगाया हमने। ये नीचे से ही लगा सकते हैं, मतलब ये ऊपर लगाएंगे नीचे लगाएंगे, तो ये हमारा हो गया, ये हमारा पैरेलल हो गया। यहाँ पे देखिए ये सीरीज में लगा हुआ है, ये पूरा सिस्टम जो है सीरीज में लगा। जैसे सर मैं बनाता हूँ यहाँ पर आपके लिए चित्र, हाँ यहाँ बना देता हूँ, ठीक रहेगा। तो यहाँ पे, हाँ यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए एक सर्किट हो गया ये हमारा, ये हमने लगाया एक वोल्ट मीटर, वो मतलब वोल्टेज यहाँ से अप्लाई किया, और ये हमने लगा दिया एक गैल्वेमीटर, ये जी। अब इस जी के साथ में हमने यहाँ पे लगा दिया एक संट, ये ठीक है, ये हमने संट लगा दिया इसके साथ में, ये देखिए सीरीज में है। अब इसी की जगह पर अगर हम दूसरा इस्तेमाल करेंगे तो उसमें कैसे लगाएंगे, ये हमारा हो गया वोल्ट मीटर, ये सीरीज में देखिए ऐड किया हमने, सीरीज में है। अब दूसरा लगाएंगे पैरेलल, ये वोल्ट मीटर लगा दिया। अब इसी के पैरेलल लगाएंगे हम ये जी, और ये हमारा आर, जी हमारा आर दो लगा दिया, ठीक है। आपको ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, इस एग्जाम में ये आएगा कि संट कैसा प्रतिरोध होता है, उच्चतम या न्यूनतम। संट कैसा प्रतिरोध होता है, उच्चतम या न्यूनतम, आपको ये याद रखना है बस। दूसरा इतना हो गया। अब आपके दिया है गैल्वेमीटर हो गया, आपका एमीटर हो गया, वोल्ट में परिवर्तन मैंने आपको बता दिया, प्रतिरोध का मापन मैंने बता दिया। प्रतिरोध का मापन पोस्ट ऑफिस बॉक्स से करते हैं। फिर आपका दिया है व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन सेतु का आपका है भैया, ये व्हीटस्टोन सेतु हो गया। ये P
QRS। सर्किट कंप्लीट कर दिया मैंने ये। इससे पहले मैं दो चीज़ें बताता हूँ आपको। पहला, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पे काम करता है, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पे काम करता है। किरचॉफ का पहला नियम जो है वो धारा संरक्षण मतलब आवेश संरक्षण पे काम करता है। दूसरा नियम जो वोल्टेज का नियम है वो किस पे काम करता है, ऊर्जा संरक्षण पे काम करता है। आपको ये याद रखना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, P/Q बराबर R/S। अगर इसके बीच में हम कोई भी रेजिस्टेंस ऐड करेंगे तो उसमें करंट फ्लो नहीं होगी, ठीक है। ये बैलेंस टाइप और अनबैलेंस टाइप के होते हैं। आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन को पूछ लेंगे बस, बाकी और क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। हाँ, एक क्वेश्चन और पूछा गया था 2004 में कि अगर ऐसा सीक्वेंस दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू दी थी और इसकी वैल्यू भी दी थी। अब बोला था कि भैया बताइए यहाँ पर कितना इसके सीरीज में या पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस जोड़ा जाए कि ये इसको बैलेंस कर दे, ठीक है। उसका आंसर आया था 26.5। मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। अब आपका हो गया सेतु, हो गया आपका गैल्वेनोमीटर का, हो गया पोस्ट ऑफिस बॉक्स, हो गया पोस्ट ऑफिस बॉक्स। के बारे में आपको ये याद रखना है कि पोस्ट ऑफिस बॉक्स जो होता है वो बॉक्स सिर्फ रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके आगे दिया है आपका मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज मैं यही बता देता हूँ। मीटर ब्रिज क्या करता है बताइए। अच्छा, मीटर ब्रिज जो है एक लकड़ी का वुडन बॉक्स में बना हुआ सिस्टम होता है जिससे हम अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करते हैं, ठीक है। अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करते हैं। उसे फाइंड करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें नाइक्रोम का तार लगा होता है, एक 100 सेंटीमीटर का मतलब 1 मीटर का। उस 1 मीटर के तार से हम क्या करते हैं, उसको फाइंड करते हैं। कैसे, जैसे ये ब्रिज है हमारा, ये व्हीट स्टोन वाला, उसी से हम इसको फाइंड करते हैं आसानी से, जिससे कोई दिक्कत ना हो। तो उसमें कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। आपसे 2 मिनट समझ जाएंगे, 2 मिनट में कैसे क्या होता है उसको। देखिए, तो हमारे पास है एक वुडन बॉक्स, ये हमारा हो गया वुडन बॉक्स। उस वुडन बॉक्स को मैं नहीं बनाने वाला हूँ। ये हो गया, ये हमने जोड़ दिया एक 100 मीटर का तार। ये हमारा है नोन रेजिस्टेंस। जो इसको हम जानते हैं वो रेजिस्टेंस है R, और जो नहीं जानते वो रेजिस्टेंस है P फॉर प्रदीप, ठीक है। और यहाँ पर जब हमने इसको लगाया, यहाँ पर एक ऐसा बिंदु है जहाँ पर इस सेल के बैलेंस करने पर हमें उसकी वैल्यू इक्वल मिलती है। तो हमने इसको इस पॉइंट को ले लिया L, यहाँ से यहाँ तक हो गया L, और ये टोटल लेंथ है 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 100 माइनस L, ठीक है ना। अब कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है बस, और कुछ नहीं। क्या करना है, L भी एक रेजिस्टेंस होता है, ये भी एक रेजिस्टेंस होता है। कुछ नहीं करना है आपको, इसके अपॉन ये करना है, इसके अपॉन ये करना है। आपको P की वैल्यु चाहिए, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा। आपको ये भी याद रखना है कि जो मीटर ब्रिज होता है उसमें नाइक्रोम और टंगस्टन का तार यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा R/L बराबर P/100 माइनस L, इसलिए P इज इक्वल कितना हो जाएगा, R हमको पता है, रेजिस्टेंस है हमारा, ठीक है, 100 माइनस L/L। इस फॉर्मूले से ही आपको सारा खेल खेलना है। यहाँ पर जो A दिया है इसकी जगह पर हम जो है L/πr² भी रख सकते हैं। मतलब अगर तार का क्षेत्रफल दिया हो तो यहाँ पर हम A भी रख सकते हैं, ठीक है। इसके आगे आपका दिया हुआ है मीटर ब्रिज, मैंने आपको बता दिया। AC एवं DC धाराओं में भेद, AC एवं DC धाराएं। पहले एक चीज़ और देख लीजिए, एक चीज़ देख लीजिए, सेल मतलब जो है पोटेंशियोमीटर जो होता है, विभव मापी जो होता है, उससे हम क्या फाइंड करते हैं। तो पोटेंशियोमीटर जो होता है उससे हम फाइंड करते हैं किसी भी वायर की विभव प्रवणता। विभव प्रवणता क्या होती है, पर यूनिट लेंथ पर जितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो K इज हो जाता है हमारा V/L या E/L, ठीक है। मान लीजिए 10 मीटर लंबा तार है, 10 मीटर लंबा तार है, तो उसके पर मीटर पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। यदि पूरे तार पर 1000 वोल्टेज हो तो, ठीक है, कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। 1000 पे 10 से भाग कर देंगे तो 100 वोल्ट पर मीटर ड्रॉप होगा, ठीक है। ये इतना हो गया। कुछ फॉर्मूले भी याद रखिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हमें सेल से कोई क्वेश्चन आएगा तो हम सॉल्व कर सकते हैं। E1/E2 इज इक्वल L1/L2। मतलब अगर 2 बैटरीज दी हुई हैं, एक बैटरी का सेल ये है, एक बैटरी का सेल ये है, एक सेल ले लिया और हमने मान लिया कि ये जो है यहाँ पर बैलेंस हो रहे हैं,
L1 L2, तो E1 बाई E2 बराबर L1 बाई L2 से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा एक फॉर्मूला भी और याद रखिए, R बाई R बराबर E बाई V माइनस 1, ये भी फॉर्मूला याद रखिए, या L1 बाई L2 माइनस 1 भी याद रखिए, या इसी के बराबर सब हैं सारे के सारे R बाई R, ये भी R बाई R बराबर E1 बाई E2 माइनस 1। ये सारे के सारे फॉर्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। और दूसरा आप समझ लीजिए जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि डीसी और एसी में डिफरेंस क्या होता है। देखिए डीसी का जो ओमेगा होता है वो जीरो होता है, कोणीय वेग जो है तो उसका जीरो होता है, इसलिए डीसी कम खतरनाक है। एसी बहुत खतरनाक होती है क्योंकि 311 का जो है उसमें करंट का झटका आता है, 311 एम्पियर का झटका आता है, जबकि उसमें तो झटका होता ही नहीं है। दूसरा इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग है वैद्युत चुंबकत्व के लिए, और भी जैसे आपका इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो है, इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी आपको जो है डीसी की ज़रूरत पड़ती है, एसी से इलेक्ट्रोलाइट नहीं हो सकता। ठीक है, वैद्युत चुंबकत्व बनाना है तो भी आपको जो है डीसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, एसी से नहीं हो पाएगा। हाँ, एसी के यूज़ क्या है, एसी को आसानी से कहीं भेजा जा सकता है, दूर भेज सकते हैं, ट्रांसफर का यूज़, ट्रांसफार्मर का यूज़ करके उसे हम कहीं भी भेज सकते हैं, उसका पोटेंशियल कितना चाहे उतना कम कर सकते हैं, वोल्टेज जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं अपने अनुसार से। और हम डीसी को एसी में आसानी से बदल सकते हैं, एसी को डीसी में आसानी से बदल सकते हैं, इसलिए हमारे लिए डीसी इंपॉर्टेंट है, इसलिए डीसी का हम इस्तेमाल करते हैं। और एसी में हम रेजिस्टेंस को ज़ीरो कर सकते हैं, उसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है चोक कुंडली। चोक कुंडली जो होती है, चोक कॉइल जो होती है, उसमें हम आर को बहुत ही कम कर देते हैं, आर की वैल्यू को लगभग ज़ीरो के बराबर कर देते हैं, इसलिए हम चोक कुंडली इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और दूसरा उसमें क्या है, जैसे हमने डीसी का इस्तेमाल किया, डीसी यूज़ करने के बाद जो होता है, डीसी का यूज़ करने के बाद में जो होता है, आर की वैल्यू हमेशा रहती है, उसमें आर हम कम नहीं कर पाते, इसलिए जो है हम डीसी का उपयोग कम करते हैं। ठीक है, चोक कुंडली में क्या होता है, कॉस फाई मतलब शक्ति गुणांक जो होता है वो जीरो होता है, इसलिए शक्ति 6 कितना होता है, जीरो होता है, क्योंकि आर की वैल्यू लगभग जीरो होती है। आदर्श जो कुंडली होती है, आदर्श चोक कुंडली का शक्ति गुणांक या शक्ति 6, आदर्श जो चोक कुंडली होती है, आदर्श जो चोक कुंडली होती है उसका शक्ति गुणांक 0 होता है, आदर्श चोक कुंडली का शून्य होता है। एक और चीज़ देख लीजिए, ये हमारा हो गया VR, ये हो गया हमारा VL, ये हो गया हमारा VC। तो VR से VL मतलब अगर पोटेंशियल की बात करें तो अगर परिपथ शुद्ध ओमी है तो धारा और वोल्टेज दोनों सेम रहेंगे। अगर परिपथ हमारा एक्सेल मतलब इंडक्टिव है तो उसमें वोल्टेज π/2 आगे रहेगा, धारा पीछे रहेगी। अगर कैपेसिटेंस है परिपथ में सिर्फ, तो धारा π/2 पीछे रहेगी, वोल्टेज आगे रहेगा। ये आपको चीज़ें याद रखनी है और कुछ फॉर्मूले भी याद रखने हैं, हालांकि इनसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, फिर भी आप याद रखिए। P बराबर होता है VI cos थीटा। ठीक है, यहाँ पे थीटा क्या है, कॉस फैक्टर, कॉस मतलब शक्ति गुणांक है, कॉस फाई की वैल्यू होती है, थीटा की वैल्यू होती है R/Z। ठीक है, और कुछ और फॉर्मूले हैं, I0/√2, ये होता है हमारा IRMS, और एक फॉर्मूला होता है I_mean = π/2 I0, इसके बराबर होता है 0.707 बराबर I0 इंटू IRMS, इसके बराबर होता है 637 I0 = I_mean। ये कुछ फॉर्मूले हैं, आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसके आगे आपके में चोक कुंडली जनरेटर एक और चीज़ दी हुई है, आगे इसमें दिया हुआ है आपका चोक कुंडली। चोक कुंडली मैंने आपको बता दिया, ये कुछ फॉर्मूले बता दिए, कॉस फैक्टर बता दिया, पावर बता दिया, आपको इतना बता दिया। आप ट्रांसफार्मर में आ जाइए। ट्रांसफार्मर से हम क्या करते हैं, हम जो है वोल्टेज को कम या ज़्यादा करते हैं, वोल्टेज से हम वोल्टेज को कम और ज़्यादा करते हैं, ये याद रखिए। तो P जो है क्या है, पावर होती है, P पावर ट्रांसफर। देखिए मैं समझाता हूँ आपको, दो टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं। पहला ट्रांसफार्मर स्टेप अप, दूसरा स्टेप डाउन, मतलब ऊंचाई और अपचाई। ऊंचाई में क्या होता है, फेरों की संख्या ज़्यादा होती है, अपचाई में फेरों की संख्या कम होती है। ऊंचाई में वोल्टेज ज़्यादा होता है और अपचाई में वोल्टेज कम होता है। अपचाई में धारा का मान ज़्यादा होता है, ऊंचाई में धारा का मान कम होता है। ये चीज़ें याद रखिए बस, बाकी मैं आपको आगे बता रहा हूँ। E = EP/E सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी अपॉन NP मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ सेकेंडरी में हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा
वोल्टेज वी प्राइमरी वी सेकेंडरी बराबर आर। अगर आर की वैल्यू 1 से ज़्यादा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो स्टेप अप है, मतलब ऊंचाई है। अगर आर से कम है तो इसका मतलब क्या है, स्टेप डाउन है, ठीक है। और इसी के बराबर क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आई सेकेंडरी बाई आई प्राइमरी। ये धारा, ये आपको फॉर्मूले का सीक्वेंस याद रखना है जिससे आपको हर चीज़ समझने में आसानी हो, कोई दिक्कत ना हो। ओके, ये आपका हो गया ट्रांसफार्मर। इसके आगे आता है जनरेटर। जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को क्या करता है, वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ट्रांसफार्मर में शैथिल्य हानि होती है, ताम्र हानि होती है और भंवर धाराएँ होती हैं। भंवर धाराओं से बचने, जो भंवर धाराएँ होती हैं वो लौह हानि होती है, ठीक है। ताम्र हानि, लौह हानि इसी के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। शैथिल्य हानि तब होती है जब उसमें मैग्नेटिक फील्ड बनती है, उसकी वजह से जो लोहे का टुकड़ा गर्म होता है, ठंडा होता है, उसकी जो शैथिल्य हानि होती है, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। जनरेटर मैंने आपको बता दी, जनरेटर मोटर का काम क्या है, मोटर मैकेनिकल एनर्जी को नहीं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। जो आपके घर में जो मोटर लगी हुई होगी उसका काम क्या है, उसका काम ये है कि वो जो है आपके घर में जो सबमर्सिबल पानी का पाइप है उससे आसानी से आता है, बटन खोलते पानी आने लगता है, ठीक है। ये है आपका मोटर और ये हो गया आपका ट्रांसफार्मर। इसके आगे हम लोग आगे देखते हैं। ओके, फिर आगे देखते हैं। आपका आगे जो चैप्टर दिया हुआ है वो है आपका परमाणु संरचना, परमाणु का वेक्टर मॉडल, बोर का हाइड्रोजन परमाणु सिद्धांत और परमाणु ऊर्जा की मूल संकल्पना। सबसे पहले परमाणु की मॉडल संरचना से स्टार्ट कर। सबसे पहले ये जो मॉडल था वो डाल्टन ने दिया था, उसके बाद टॉमसन ने दिया था, टॉमसन ने दिया था, ठीक है। फिर उसके बाद में रदरफोर्ड ने इसके बारे में विस्तार से बताया और उसके बाद में बोर ने बताया, उसके बाद में सोमरफेल्ड ने, बहुत सारी इसके बाद ये चीज़ें चलती रहीं। पर हमें जो पढ़ना है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बोर का मॉडल, पहले आप अल्फा वाला भी थोड़ा पढ़ लीजिए। अल्फा प्रकीर्णन जो होता है, अल्फा से जो एटम पे जाकर के हिट करता है, रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था कि जब अल्फा की बमबारी किसी एटम पे की जाती है तो कुछ पार्टिकल वहाँ से 180 पर वापस आ जाते हैं, बाकी टकराकर ऐसे से निकल जाते हैं, ठीक है। थ्योरी हमें नहीं पढ़नी है, बस हमें इतना याद रखना है कि हमारे लिए फॉर्मूले क्या इंपॉर्टेंट है। तो इम्पॉर्टेंट फार्मूले में आते सबसे पहले हमारे पास एक नाभिक होगा, उस नाभिक के पास में कुछ आवेश होगा, मतलब जेडी, और यहाँ पर हमने अल्फा गन लगाई, 2He4 होता है ये 2He4, ये अल्फा गन हमारे पास है। अब इस 2He4 से यहाँ से एक अल्फा जाकर टकराता है इस पर और टकरा के सीधे वापस आ जाता है ऐसे करके, ठीक है। टकरा के ये वापस आ जाता है, इसका मतलब है यहाँ पर कुछ एक्शन हुआ होगा, वो एक्शन हमें फाइंड करना है। तो काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, वो काइनेटिक यूनिटिक एनर्जी के बराबर होगी। वो एनर्जी जो होगी वो एनर्जी होगी 1/4πε0 और ZE इंटू टी 2 इलेक्ट्रॉन बाई R, यहाँ से R तक की दूरी R0 हो जाएगी और ये R0 हमारा हो जाएगा 9×10⁹ ZE²/K। ये आपको याद रखना है, फॉर्मूला आपके काम आएगा। इस फॉर्मूले से तो एक दो सवाल अगर बनने होंगे तो बन जाएंगे। इसका मान होता है टोटल, अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 14.47, ठीक है। उसकी ज़रूरत नहीं है, हमें उसकी ज़रूरत है, ठीक है। अब उसके बाद सीधे हम आते हैं बोहर पे। बोहर ने अपना परमाणु मॉडल दिया, ये फेल हो गए थे, इन्होंने बताने में फेल हो गए थे कि अगर इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाता है नाभिक के तो बीच में गिरता क्यों नहीं है। तो बोहर ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर गति करता है, चारों ओर गति करता है और गति करते हुए उसे जो अपनी ऊर्जा होती है वो अभिकेंद्री बल से मिलती है। वो अभिकेंद्री बल न्यूटन के जो लॉ होता है 1/4πε0 Q1 Q2 R² से मिलता है, ठीक है। तो आप यहाँ से एक फॉर्मूला ये लिखिए, बोहर का पहला नियम mv²/r इज इक्वल 1/4πε0 ZE इंटू ई अपॉन ZE इंटू ई इंटू R²। यहाँ से ये कट जाएगा। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है यहाँ से तो ये हो जाएगा K इज इक्वल ½ mv²। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/8πε0 ZE²/R। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी हुई, पोटेंशियल यहाँ पे लिखी हुई है, ये भी आपको याद रखना है। ये हमारा काइनेटिक तब इतना हो गया। इसके बाद उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करते हैं उनका कोणीय संवेग NH/2π के बराबर होता है। NH/2π के mvr इज इक्वल NH/2π के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। ये इनका दूसरा नियम था। और तीसरा नियम ये था कि
कि अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन को आउटर सोर्स से एनर्जी मिलती है तो वो अपनी कक्षा को छोड़ करके दूसरी कक्षा में चला जाता है 10⁻⁸ सेकेंड के लिए, और जब वो अपनी कक्षा में वापस आता है तो दी हुई जो प्राप्त की हुई ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को फोटोन के फॉर्म में निकाल देता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा E2 - E1 = hν, फोटोन के फॉर्म में निकाल देता है। और आपने पहले से ही पढ़ रखा है hν होता है c/λ। ठीक है, c/λ होता है, आपको कुछ ये भी याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अब मैं सीधे आपके पास आता हूँ जो फॉर्मूला हमारा है En का। ठीक है, जो काम का फॉर्मूला है वहाँ पे, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। En = 13.6 माइनस का Z²/n²। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है इसमें एनर्जी का। ठीक है, एनर्जी का फॉर्मूला यही है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यही है, और काइनेटिक एनर्जी का भी फॉर्मूला यही है, आपको ये भी याद रखना है। ओके, इतना हो गया। अब हमारे पास आता है रेडियस का फॉर्मूला। रेडियस होता है 0.529 n²/z। n²/z ये हो गया रेडियस। वेलोसिटी होता है 2.6 × 10⁻⁶ Z/n। ठीक है, पिछली बार एक क्वेश्चन ये आया था 2016 में, RBE का मान दिया था और आपको बताना था कि इन तीनों का यूज़ करके n जो है समानुपाती कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पर n² है, यहाँ पर n² है, यहाँ पर n है। अगर हम इसको V मान लें, वोल्टेज मान लें, और इसको n, देखिए दोनों कट जाएंगे और इससे भाग कर दे तो वैल्यू एक आ जाएगी। मैं बताता हूँ, देखिए अगर इसको हम V मान लें, मतलब वोल्टेज मान लें, वोल्टेज, तो V बराबर हो गया हमारा Z², पर n के फॉर्म में बताना था वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1/n²। ठीक है, ये Z² हो गया, ये हमारा वोल्टेज है, वोल्टेज बाई V, तो ये कितना हो जाएगा, इंटू जाएगा n, ये कटेगा, यहाँ से कटेगा तो हो जाएगा V बाई वोल्टेज n। ये हमारा फॉर्मूला आया था। आपको कुछ फॉर्मूले और याद रखने हैं। I = 1/n³ याद रखना है आपको, ये भी एक फॉर्मूला याद रखना है। अच्छा, मैं फॉर्मूले आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं बता रहा आपको। क्वेश्चन ये है कि अगर किसी भी नाभिक के पहली कक्षा में परमाणु त्रिज्या और दूसरी कक्षा में परमाणु त्रिज्या का अनुपात कितना होगा, तो 1/4 होगा। यहाँ से देख लीजिए, 1 और 4 का अनुपात होगा। पहली दूसरी तीसरी कक्षा में पहली दूसरी तीसरी कक्षा का अनुपात कितना होगा, 1 4 और 9। ये याद रखना है आपको। एनर्जी का लेवल भी याद रखना है, 13.6। हाइड्रोजन के लिए ये एनर्जी कितनी होती है, -13.6/n²। पहली कक्षा में कितनी होती है, यहाँ पर 1 कर देंगे, -13.6। अगर हम किसी नाभिक को पूर्णतः नाभिक से, मतलब उस नाभिक के अट्रैक्शन फोर्स से बाहर निकालना चाहते तो हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, प्लस कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो पूरा का पूरा निकल जाएगा। ठीक है, अब आपके पास यहाँ से 2 क्वेश्चन और आते हैं इसके आगे का। पहला क्वेश्चन आता है यहाँ से 1/λ = R 1/n1² - 1/n2²। ठीक है, लाइमन बामन पास्चन ब्रैकेट फुंड, ये सीरीज़ होती है। लाइमन बामन पास्चन ब्रैकेट फुंड, ये आपकी 5 सीरीज़ होती हैं। इसमें से लाइमन, बामन और पास्चन ब्रैकेट फुंड, ये तीनों अवरक्त में पाई जाती हैं, ये परावैंगनी में पाई जाती है और ये दृश्य में पाई जाती है। मतलब लाइमन किस में पाई जाती है, परावैंगनी में, बामन दृश्य में, बाकी जो 3 बची किसमें पाई जाती है, अवरक्त में पाई जाती है। ठीक है, इसमें जो है ये आपका फॉर्मूला हो गया। यहाँ पर R जो है रिडबर्ग न्यूटन दिया हुआ है, इसकी वैल्यू होती है, R की वैल्यू होती है 1.097 × 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। ठीक है, ये है रिडबर्ग न्यूटन का मान मीटर में इनवर्स। कभी कभी जो है इसकी यूनिट पूछ लेता है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, अच्छा इतना हो गया। अगर हम इसकी वैल्यू को इससे कंपेयर करके निकालें तो यहाँ पर हो जाएगा RHC ठीक है, तो आपको उससे कोई मतलब नहीं, वो आपको मैं आगे बता दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से 2-3 क्वेश्चन ये बनते हैं कि एक स्पेक्ट्रम कैसे निकालते हैं, अवशोषण स्पेक्ट्रम, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। तो उत्सर्जन के लिए आपको याद रखना है n-1/2, ये हो गया इमिशन का, इमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, कैसे निकालेंगे, अगर पांचवी कक्षा से कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो उसमें प्राप्त होने वाली रेखाओं की संख्या कितनी, तो 5वीं से 5 और 4, 5 4 मतलब 4 से 2 भागे 2 10, स्पेक्ट्रम रेखाएं 10 बनेंगी। ठीक है, ऐसे करके आपको याद रखना है। अब अवशोषण के लिए क्या होता है, अवशोषण के लिए होता है हमारा फॉर्मूला n-1।
अगर 12वीं कक्षा मान ली जाए तो 12वीं कक्षा से अगर कोई एक बच्चा बाहर भाग जाता है तो उसकी अवशोषण कक्षाएं कितनी हो जाएंगी, 11 हो जाएंगी। ठीक है, आपके ये इतने हो गए, आपका बोहर का मॉडल यहाँ पर हो गया ख़त्म। अब फिर आता है नाभिकीय परमाणु ऊर्जा का मूल संकल्पना। ये देखिए, तो परमाणु जो दिया हुआ है उसकी मूल ऊर्जा वाला जो चैप्टर है, उस चैप्टर का मतलब ये है कि एक एएमयू कितनी एनर्जी के बराबर होता है। तो आपको ये याद रखना है, एक एएमयू बराबर होता है 1.66 10⁻⁻27 kg। पहले तो ये याद रखिए, एक एएमयू कितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो एक एएमयू एनर्जी प्रोवाइड करता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपको याद रखना है। E बराबर होता है mc²। से अगर 1 किलोग्राम ऊर्जा को नष्ट करना है, 1 किलोग्राम ऊर्जा को नष्ट करना है तो वैल्यू कितनी आएगी। ये आपके पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में था 2016 के, कि 10⁻³ इंटू 3 10⁸ का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 किलोग्राम 1 kg कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, 10⁻17 जूल। ठीक है, एक फॉर्मूला भी याद रखिए, E बराबर 12375 बाई लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। यहाँ पर ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी हुई होगी। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, ये भी आपको याद रखना है। ओके, यहाँ से आपको इतने ही फॉर्मूले याद रखने हैं, ज़्यादा एनर्जी फॉर्मूले याद नहीं है आपको, इतना ही आपको इसमें से पढ़ना है। ओके, फिर आगे चलते हैं। आपका दिया हुआ है संलयन और विखंडन। सबसे पहले हाइड्रोजन बम जो है संलयन और विखंडन दोनों क्रियाओं पर आधारित होता है। पहले आपको याद रखना, संलयन क्या होता है, जब दो नाभिक आपस में जुड़ते हैं संलयन होता है। संलयन के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, 3 10⁶ का टेम्परेचर चाहिए संलयन के लिए। और संलयन के बाद में अगर विखंडन होगा तो विखंडन कैसे होता है, तो यूरेनियम का नाइट्रोजन की वजह से विखंडन होता है। इसमें जो है परमाणु भट्टियाँ यूज़ होती हैं। उन भट्टियों को कंट्रोल करने के लिए ग्रेफाइट की छड़ें, भारी जल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मंदक का भी इस्तेमाल किया जाता है इस अनियंत्रित सीरीज़ को क्लियर करने के लिए। और एक फार्मूला याद रखिए, जो क्रिटिकल मास होता है वो मास की पावर 1/3 होता है। ये आपको फार्मूला याद रखना है, m की पावर 1/3 इंटू a। ये आपको एक फार्मूला याद रखना है, बेसिक था। ठीक है, हालांकि इससे कोई फार्मूला पूछेगा नहीं। अब इसके आगे आपका दिया हुआ है किरणों का निर्माण, प्रकाश किरणों का निर्माण। तो प्रकाश किरणों का मतलब ये है, जैसे कि कोई किरण दी हुई है, उस किरण का मतलब ये है जैसे कि अगर कोई भी फोटोन पार्टिकल नाभिक के सबसे इंटरनल वाली जगह पर आकर के स्ट्राइक करने के बाद में वहाँ से फोटॉन्स निकलेंगे। वो जो फोटॉन्स होते हैं, वही फोटॉन्स क्या करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट किरणें बनाते हैं, जैसे एक्सरेज बनाते हैं। ठीक है, एक्सरेज 2 टाइप की होती हैं, इनकी खोज रांजन ने करी थी। ये भी आपको याद रखना, हालांकि ये पूछेगा नहीं, फिर भी मैंने आपको बता दिया है। फॉर्मूला उसका होता है E = mc² h जो c/λ होता है। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। इसके आगे दिया है प्रकाश वैद्युत प्रभाव में आपको फोटोन की क्वालिटीज़ याद रखनी है। फोटोन की क्वालिटी में होता है E = h। सभी में एक ही फॉर्मूला लगेगा, E = mc², E = h। ये फॉर्मूला सभी में लगने वाला है। कार्यफलन क्या होता है, ये आपको याद रखना है। देहलित आवृत्ति याद रखनी है। देहली आवृत्ति एक ऐसी आवृत्ति होती है जिस पर किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है। ये होता है आपका देहली तरंगदैर्ध्य। वर्क फंक्शन कितना होता है, वर्क फंक्शन होता है EV0। ठीक है, कभी कभी वर्क फंक्शन को 5 लिख देते हैं। ठीक है, आइंस्टीन का जो इक्वेशन दिया हुआ है, आइंस्टीन ने जो इक्वेशन दिया था, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज हर्ट्ज ने करी थी, ये भी आपको याद रखना है। तो 1/2 mv² = h h0। यहाँ पर ये जो है देहली आवृत्ति है, hc/λ-hc/λ0। ये यहाँ पर जो λ0 दिया है, ये देहली तरंगदैर्ध्य है। ठीक है, देहली तरंगदैर्ध्य है। 1/2 mv² इतना वैल्यू दी हुई है। आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ आपको यही बेसिक फॉर्मूले पढ़ने हैं, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन ऐसे होगा कि अगर एक धातु की प्लेट पर 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का प्रकाश डाला जाता है और धातु की प्लेट का वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उस पर गतिशील होने वाले इलेक्ट्रॉनों का जो है ऊर्जा कितनी होगी। तो यहाँ से 2.2 लेस कर दीजिए, जगह 4 मतलब माइनस कर देना। धातु की सतह पर जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस पर टकराने के बाद में उनके पास एक एनर्जी होती है। वो एनर्जी उसके बराबर करने से उसकी कुछ वैल्यू आती है, वो वैल्यू ही उसको रिप्रेजेंट करती है। ओके, अब इसके आगे आपका सिलेबस में दिया हुआ है पीएन संधि डायोड और प्रवर्धक की मूल संकल्पना। तो पीएन संधि डायोड आप देख लीजिए फटाफट एक बार में।
ये हो गया हमारा पीएन संधि डायोड, ये हो गया पी, ये हो गया एन। अब देखिए एन टाइप होता है, एक पी टाइप होता है। एन टाइप में क्या होता है और पी टाइप में क्या होता है? एन टाइप में निगेटिव टाइप का होता है। निगेटिव टाइप जो बनता है वो निगेटिव टाइप जो बनता है आपका पेंटा ऑक्साइड, मतलब पेंटा एलिमेंट, मतलब 5 संयोजी तत्व मिलाने पर, 5 संयोजी तत्व मिलाने पर हमारा एन टाइप बनता है। और पी टाइप मतलब पॉजिटिव टाइप हमारा 3 टाइप मतलब ट्राईवैलेंट मतलब त्रिसंयोजी तत्व मिलाने पर बनता है। ठीक है, अब हमारे पास जो ये अर्धचालक है वो अर्धचालक कौन कौन से हैं? सिलिका, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सभी कैसे हैं? ये सभी के सभी आपके हैं अर्धचालक। इन अर्धचालकों में अगर आप 3 संयोजी मतलब एल्युमिनियम, बोरान, क्या होता है, बैल गए इंडिया से इंडियम थैलियम मिलाएंगे तो इंडियम थैलियम मिलाने पर क्या होता है? इंडियम थैलियम मिलाने पर ये जो है पी टाइप के अर्धचालक बन जाएंगे। और अगर इसी सिलिकॉन में आप पेंटा मिलाएंगे तो ये, हाँ उल्टा बता दिया मैंने, हाँ उल्टा बता दिया। अगर आप ट्राईवैलेंट मिलाएंगे तो ये आपका बनेगा एन टाइप का। अगर पेंटा मिलाएंगे तो ये बनेगा आपका पी टाइप का। ठीक है, फिर उल्टा कर दिया गया। अच्छा ठीक है, फिर आप समझ लीजिए उल्टा मतलब हो गया, उल्टा कर लीजिएगा उसको, है ना। तो जो एन टाइप में है, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक होते हैं और होल्स कम मात्रा में होते हैं। अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स आवेश वाहक होते हैं, कम मात्रा में होल्स होते हैं। पी टाइप में होल्स अधिक मात्रा में होते हैं, इलेक्ट्रॉन कम मात्रा में होते हैं। ये आपको याद रखना है। सिलिकॉन और जर्मेनियम का विभव कितना होता है? ठीक है, ब्रेक डाउन पोटेंशियल होता है सिलिकॉन का 0.7, सिलिकॉन का 0.7 सिलिकॉन का, और जर्मेनियम का कितना होता है? 0.3। ठीक है, और अवक्षय परत की मोटाई कितनी होती है? 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, अवक्षय परत की मोटाई इतनी होती है। अब 2 ग्राफ भी याद रखिए, देखिए मैं ऐसे आपको बनाता हूँ ग्राफ। ये तो देखिए, ये वाला फॉरवर्ड ब्यासिंग है और ये है रिवर्स ब्यासिंग, मतलब उत्क्रम अभिनत और अभिनत, पता नहीं, फॉरवर्ड ब्यास मतलब सीधा वाला और उत्क्रम वाला उल्टा वाला। ये आप याद रखिए, हिंदी में पता नहीं, याद नहीं आ रहा हमको। उत्क्रम अभिनत और अवनत ऐसे करके कुछ होता है। तो फॉरवर्ड ब्यासिंग जब होती है तो जब करंट एकाएक बढ़ने लगती है तो वो पोटेंशियल ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, और दूसरा वाला जो दिया हुआ वो एवलांस पोटेंशियल पर ही ब्रेकडाउन होगा, वो भी रिवर्स करंट करेगी, यहाँ पर जो है एक्चुअल करंट करेगी। ठीक है, फॉरवर्ड ब्यासिंग पर पीएन जंक्शन क्या बन जाता है? चालक बन जाता है। रिवर्स ब्यासिंग पर जो है ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है आपका इंसुलेटर। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है बस, और कुछ नहीं इसमें से याद रखना है। ठीक है, एन टाइप में क्या मिलाते हैं? ट्राईवैलेंट मिलाते हैं। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ, कुछ मिस्टेक लग रही है मुझे। चेक करने में कुछ नहीं जाता है, मैं नहीं चाहता कुछ गलत हो जाए आपका। एन टाइप हो गया आपका, हाँ एन टाइप पेंटा मिलाते हैं। देखो मैं बोल रहा था गलत हो रहा है, पेंटा मिलाते हैं। ठीक है, मैं चेक कर लेता था, इसलिए पेंटा इसमें हो जाएगा ट्राईवैलेंट। ठीक है, ये इतना हो गया आपका। अब आपको इसमें याद रखना है जो आपका ट्रांजिस्टर होता है जिसमें पी के बीच में एक एन लगाते हैं, तो 2 फॉर्मूले उसके मैं बताता हूँ आपको, बस वही फॉर्मूले याद रखने हैं, उसी सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। IE = IB + IC। यहाँ पर IE जो है उत्सर्जक धारा है, IB जो बेस धारा है, और C संग्राहक धारा। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। अल्फा बीटा गामा यहाँ पर जो होते हैं आपके शक्ति लाभ होते हैं, मतलब धारा लाभ होता है। तो बीटा = होता है α/1 - अल्फा। एक फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ पे अल्फा जो है आपका आधार उत्सर्जक, मतलब उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक होता है। बीटा उभयनिष्ठ, हाँ ये होता है सी वाला, क्या कहते हैं? कलेक्टर कहते हैं, मतलब संग्राहक कहते हैं। और गामा भी होता है, कुछ रिलेशन में बता रहा हूँ आपको, वो याद रखने हैं। तो अल्फा बराबर कितना होता है? तो अल्फा बराबर होता है ΔIC/ΔIE। बीटा कितना होता है? ΔIB/IC। गामा कितना होता है? ΔIE/ΔIC। हाँ ठीक है, ये है आपका कलेक्टर वाला, ये आपका ये है आपका ये मैंने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया क्या? हाँ ठीक है, तो ओके इतना ही हो गया। हालांकि यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आपके क्वेश्चन यहीं से आएंगे। आपको 2 फॉर्मूले और याद रख लेने हैं। बीटा/अल्फा = गामा बराबर
1/1 माइनस अल्फ़ा। ये आपको 3 फॉर्मूले याद रखने हैं, सारे के सारे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आप जो है, मैं एक बार इनका फॉर्मूला देख लेता हूँ, चलिए आपको प्रॉब्लम। अल्फा इज इक्वल IC/IE, ठीक है, और बीटा इज इक्वल IC/IB, IC/IB, IC/IB और IE/IC, हाँ ठीक है, ओके। ये आप गामा IE इज इक्वल IB, ठीक है। देखा, बहुत गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है आज। IB इतना हो गया। फिर एक और रिलेशन देख लीजिए, चलिए 1/अल्फ़ा और 1 प्लस बीटा मैंने आपके लिए लिख के रखा था इक्वल 1। ये भी एक फॉर्मूला याद रखिए, ये भी एग्जाम में आज पूछा हुआ है। जितना मैंने पढ़ाया है सब कुछ पूछा हुआ है। तो फिर बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। आप सही से पढ़ाई करिए, कल सही से जाइए और एग्ज़ाम में धुआं कर दीजिए। मतलब एग्ज़ाम में जो भी है, जो भी आपका एग्ज़ाम है, उस कल वाले एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, जिससे आपका पेपर बहुत अच्छा हो। मैं चाहता हूं कि आपको ये सिलेक्शन ज़रूर मिल जाए। मेरी तरफ से मैं भगवान से दुआ करूंगा जितने बच्चे मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी का सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। और मैं भगवान से आपके लिए स्पेशल प्रे करूंगा जिससे आपका सिलेक्शन हर कीमत पे हो जाए। और सिलेक्शन हो जाने के बाद अगर आप ये वीडियो देख रहे हो या देखने के बाद में प्लीज़ आप कमेंट करें, अपना जो भी हो अपना प्यार दें और ऐसे ही मेरे साथ बने रहें। अगर अब आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, हमेशा ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए और अपना प्यार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। जो भी प्रॉब्लम है वो लिखिए और कोई दिक्कत है तो भी बताइए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।